हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। आज हम बात करेंगे जेबी के मॉड्यूल रिटेल बैंकिंग के मॉड्यूल बी की, जिसके चैप्टर 6 अपने देखेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। इस चैप्टर में अपने देखेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट बनाने की लाइफ साइकिल क्या है, और बैंक के लिए क्या कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं बना सकते हैं, प्रोडक्ट लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एसेट्स प्रोडक्ट क्या होते हैं बैंक के लिए, फिर अदर प्रोडक्ट्स, फीस बेस्ड प्रोडक्ट्स, जो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स, और एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या करना होता है, फिर स्टेजेस क्या है नए प्रोडक्ट बनाने के लिए, और नए प्रोडक्ट के अंदर कंस्ट्रेंट क्या आते हैं, और प्रोडक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट पॉलिसी क्या होता है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इज इन बैंकिंग ए सिस्टमेटिक अप्रोच यूज टू क्रिएट, लॉन्च और मैनेज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस. It is a multiple stage process that transforms a market opportunity or a customer needs into the tangible product offering. The goal is to develop products that are not only profitable for the bank but also valuable for the customer. तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो कि बैंक के साथ साथ कस्टमर के लिए भी उपयोगी हो, जो कस्टमर की नीड है उसको वैसा ही प्रोडक्ट बना के डिलीवर करना, ये मेन फैक्टर है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल क्या है, हर प्रोडक्ट की, देखो सबसे पहले एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, मतलब इसके भी स्टेजेस होते हैं 4। देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है कि प्रोडक्ट को बनाया जा कैसे, फिर उसकी ग्रोथ होती है, फिर प्रोडक्ट की एक टाइम के बाद मेच्योरिटी आ जाती है, और एक उसके बाद वो डिक्लाइन मोड में चला जाता है। ये प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस हैं। ये एग्जाम में ऐसे भी सीधा पूछ लेता है, तो ये 4 स्टेज अपनों को नाम याद रखने हैं। उसके बाद ये जो ग्राफ ये है, ये टाइम को दिखा रहा है और ये प्रॉफिट ऑन सेल्स को दिखा रहा है। ये जो अपना ये जो देख रहे हो ना, ये ग्राफ ये टाइम और प्रॉफिट को बताता है। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, प्रोडक्ट एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, उसकी मार्केटिंग होती है, और उसकी उस टाइम सेल्स और प्रॉफिट डाउन होते हैं, ठीक है। कस्टमर अवेयरनेस को उस टाइम बनाया जाता है इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर। फिर उसके बाद ग्रोथ स्टेज के टाइम सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं, प्रॉफिट बढ़ने लगते हैं, और मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस बनने लगती है। फिर मेच्योरिटी के टाइम पे सेल्स और प्रॉफिट पीक पे होते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं, मार्केट सेचुरेशन होने लग जाता है, इंटेंस कंपटीशन मार्केट में हो जाता है, प्रॉफिट में डिक्लाइन। यहाँ पे प्रॉफिट मेच्योरिटी स्टेज के अंदर प्रॉफिट डिक्लाइन होने लगता है, और फिर डिक्लाइन स्टेज के अंदर सेल्स एंड प्रॉफिट गिरने लगते हैं, मार्केट बिकम ऑब्सोलेट एंड कस्टमर प्रेफरेंस शिफ्ट। तो इस डिक्लाइन स्टेज के अंदर मार्केट के बदलने लगती है और कस्टमर के प्रेफरेंस शिफ्ट होने लगते हैं। जैसे इसका अच्छा एग्जांपल ये है कि पहले फीचर फोन मार्केट में आया करते थे, पर जैसे ही स्मार्टफोन आए तो मार्केट पूरी स्मार्टफोन पे शिफ्ट होगी और कस्टमर की प्रेफरेंस अब स्मार्टफोन बन गई। कंपनीज में डिसकंटिन्यू री इन्वेंट प्रोडक्ट। अब इसके बाद जब स्मार्टफोन पे लोग शिफ्ट हो गए तो कंपनी सब री इन्वेंट करके स्मार्टफोन पे शिफ्ट होने लगी, तो कंपनी ने फीचर फोन को बनाना डिसकंटिन्यू ही कर दिया था। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Like any other product, a banking product also goes through a life cycle which consists the four distinct stages. Understanding the product position in its life cycle is critical for making strategic decision about marketing, pricing and resource allocation. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर ये 4 स्टेज जो उन्होंने अभी देखी है, अब इनकी डेफिनेशन नीचे दी हुई है। देखो इंट्रोडक्शन स्टेज, a new product is launched in the market, awareness is low, sales are just beginning to build. तो इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर क्या, एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उसकी उस टाइम अवेयरनेस बाजार में कम होगी, और उसकी सेल्स, मतलब अब उस अवेयरनेस लो होगी और सेल्स उसकी जस्ट स्टार्ट ही हुई होगी, मतलब सेल्स उसकी डाउन होगी। फिर बैंक का फोकस क्या होता है, क्रिएटिंग अवेयरनेस, प्रमोटिंग ट्रायल्स
एंड एजुकेटिंग कस्टमर, मार्केटिंग कॉस्ट आर हाई। तो जब इसकी मार्केटिंग करनी होती है, एडवर्टीजमेंट करनी होती है, तो उसकी मार्केटिंग कॉस्ट हाई होगी। पर उस क्यों होगी? क्योंकि उसकी अवेयरनेस करनी है, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है पब्लिक में। ठीक है। यूजली प्रॉफिटेबिलिटी इसमें यूजली नेगेटिव और वेरी लो ड्यू टू हाई डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस। अब जब इसका एग्जांपल लिया जाए, जब आजकल तो बहुत सारी ऐसी स्टार्टअप्स आए, जैसे जोमेटो है। तो जोमेटो ने भी अपना जब स्टार्टिंग के अंदर बहुत पैसा लूज किया था। किस लिए? क्योंकि लोगों को एक आदत डलवाना कि वो घर बैठे खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। तो वो उसके लिए उनको अवेयरनेस करना, फिर मार्केटिंग करना, ये सब पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन आज के दिन उनका जो प्रोडक्ट है वो मेच्योरिटी स्टेज पे, क्योंकि वो एक प्रॉफिट, स्टेबल प्रॉफिट कमा रहा है, या ग्रोथ स्टेज में बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल एक बैंकिंग टर्म्स में, इनिशियल लॉन्च यूपीआई और वीडियो केवाईसी सर्विस। अब जब इनिशियल टर्म में यूपीआई आया था तो बहुत कम लोग उससे डरते भी थे ऑनलाइन पेमेंट्स करने में। ठीक है। लेकिन आज यूपीआई आप देख सकते हो कितना ग्रो कर गया है। ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन स्टेज आपने ऐसे देखा है। फिर देखते हैं ग्रोथ स्टेज। The product gains market acceptance and sales grow rapidly. Competitor may start entering in the market. अब अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट मार्केट में चलने लगा, ठीक है, प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट हो गया, जैसे अब यूपीआई था जो मार्केट में लोग बनाने लगे, तो उसके बाद आप देख रहे हो कितनी सारी यूपीआई ऐप्स आ गई हैं। ठीक है। तो कंपटीशन भी बढ़ने लगता है, सेल्स बहुत ग्रो करी, तो कॉम्पिटिटर में स्टार्ट एंटरिंग द मार्केट, तो कॉम्पिटिटर भी मार्केट के अंदर एंटर करना शुरू किए। अब बैंक का क्या फोकस रहता है? बिल्डिंग ब्रांड प्रेफरेंस, एक्सपेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड एडिंग माइनर इनहेंसमेंट। तो ग्रोथ स्टेज के अंदर बैंक का फोकस रहता है कि ब्रांड का प्रेफरेंस बनाया जाए, कि कंपटीशन के अंदर हमारा ब्रांड सबसे ऊपर रहे। अब ये सबका बैंक का फोकस है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाना है। अब जैसे हमारी कोई भी ऐप है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग की ऐप है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? उसको ऑनलाइन हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कस्टमर के अंदर। और माइनर इन्वेस्टमेंट उस, मतलब उसके अंदर डेली अपने कुछ अपडेट करते रहना, जिससे कि उस प्रोडक्ट की और वैल्यू बढ़ती रहे। प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट द टू राइज एज सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज एंड कॉस्ट आर स्प्रेड ओवर द लार्जर बेस। ठीक है। तो इस ग्रोथ स्टेज के अंदर क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होने लगती है। अब इसका एग्जांपल है द रैपिड एडॉप्शन फेज ऑफ द मोबाइल बैंकिंग ऐप्स और फास्टैग फॉर टोल पेमेंट्स। तो जब फास्टैग ऐप आई थी, तो ये अब बहुत हमारी चली, और दूसरा मोबाइल बैंकिंग ऐप्स की भी अडोप्शन मार्केट में बहुत बढ़ गई। ये ग्रोथ स्टेज के अंदर भी है। फिर आता है मैच्योरिटी स्टेज। सेल ग्रोथ स्लो डाउन एज द प्रोडक्ट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय मोस्ट पोटेंशियल बायर्स, द मार्केट इज सैचुरेटेड एंड कंपटीशन इज इंटेंस। अब मैच्योरिटी स्टेज के अंदर क्या होता है कि जब बहुत एक ही प्रोडक्ट बहुत सारे लोग बना रहे हैं, तो एक टाइम के बाद उस मार्केट के अंदर मैच्योरिटी आने लगती है। ठीक है। ये और उसके बाद क्या, उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो कम होने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है और मार्केट सैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है। डिफेंडिंग मार्केट शेयर्स, फोकसिंग ऑन एफिशिएंसी एंड डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम कॉम्पिटिटर थ्रू सर्विस एंड फीचर्स। अब इसके अंदर बैंक का ये फोकस रहता है कि अपना जो मार्केट शेयर है उसको डिफेंड करके रखना, कि उसको अपने पास बना के रखना, और कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएटिंग कुछ ऐसा बना के रखना, ऐसा अपना एक होना चाहिए कि जिससे कि कस्टमर हमारे पास रहे। जैसे अब जैसे फोन पे है, फोन पे का मार्केट शेयर अभी यूपीआई ऐप के अंदर सबसे ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन अब यूपीआई क्या हो गया, एक सैचुरेटेड स्टेज पे आ गया, क्योंकि अब हर कंपनी यूपीआई की सर्विस दे रही है। तो फोन पे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो अपना मार्केट शेयर को डिफेंड करता रहे हर बार। वो ऐसी ऐसी इनोवेशन या ऐसी क्रिएटिव कुछ चीज लाए, या उस अपना इंटरफेस अच्छा करे, मतलब कुछ भी अपने ऐप के साथ करेगा, या वो अपना मार्केट शेयर को एक डिफेंड करवाए। ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं ग्रोथ स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी पीक ड्यूरिंग द स्टेज बट मे स्टार्ट डिक्लाइन ड्यू टू कॉम्पिटिटिव प्रेशर ऑन प्राइसिंग। ठीक है। तो मेच्योरिटी स्टेज के अंदर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को डिक्लाइन होने लगती है। एग्जांपल, स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड होम लोन एज मेच्योर प्रोडक्ट। अब क्योंकि होम लोन सेविंग अकाउंट ये हर बैंक दे रहा है, तो ये मेच्योर प्रोडक्ट हो गया, तो इसके अंदर इनोवेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर और भी कॉम्पिटिटर आपको मार्केट शेयर को खत्म कर देंगे। फिर आता है डिक्लाइन स्टेज। सेल्स एंड प्रॉफिट
में बिगिन टू फॉल, सेल्स और प्रॉफिट कम होने लगते हैं। दिस में बी ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, चेंजेस इन कस्टमर प्रेफरेंस और इंट्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। ये अब डिक्लाइन स्टेज के अंदर क्या होता है प्रोडक्ट में कि प्रॉफिट लॉस कम होने लगेंगे। क्यों होंगे? क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया, जैसे फीचर फोन से अपने अब अपने स्मार्टफोन पे शिफ्ट हो रहे हैं या तो, ठीक है। चेंजेस इन कस्टमर प्रेफरेंस, अब कस्टमर प्रेफरेंस चेंज हो गया है, और या उससे सुपीरियर प्रोडक्ट कोई लॉन्च हो गया है। तो ये इसका ये अच्छे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि लोग अब इसमें सुपीरियर, स्मार्टफोन सुपीरियर है फीचर फोन से, कस्टमर का प्रेफरेंस भी स्मार्टफोन की तरफ ज़्यादा बढ़ गया, और टेक्निकल एडवांसमेंट भी हो गई है। बैंक का फोकस उसमें क्या रहता है? डिसाइड वेदर टू फेस आउट द प्रोडक्ट या रिनोवेट इट और रिड्यूस कॉस्ट ऑन हार्वेस्ट द रिमेनिंग प्रॉफिट। अब इसमें बैंक के पास ऑप्शन ये होता है कि या तो वो उसी प्रोडक्ट को रिनोवेट कर दे, ठीक है, या उस प्रोडक्ट को बंद कर दे, या उसकी जो बनाने की कॉस्ट है उस प्रोडक्ट को उसको रिड्यूस कर दे, या हार्वेस्ट द रिमेनिंग प्रोडक्ट। हार्वेस्ट का क्या मतलब होता है कि बस ठीक है उसको नाम से चलाते रहो, क्योंकि वो कभी उससे क्या होता है कि कंपनी की ब्रांडिंग होती है। तो या कई बार ये हो सकती है, हार्वेस्ट का मतलब ये है कि बस उस प्रोडक्ट को सिर्फ चलाना है, भले उसको कंपनी को लॉस भी आ रहा हो, लेकिन उस प्रोडक्ट को चलाने से ये फायदा है कि भाई उस कंपनी की ब्रांडिंग उससे हो रही है। एकदम एग्जाम्पल इसका देखते हैं, द डिक्लाइन इन द यूज ऑफ फिजिकल डिमांड ड्राफ्ट और ट्रैवलर चेक ड्यू टू द राइज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। अब डिजिटल पेमेंट्स आने से क्या हुआ कि ट्रैवलर चेक और डीडी, अब डीडी तो अपने समझती हैं डिमांड ड्राफ्ट की, बहुत सी पेमेंट्स हैं जो डिमांड ड्राफ्ट के जरिए बैंक दे सकता है। जैसे एक तो चेक है, चेक से तो कोई भी कस्टमर चेक बना के और किसी भी दूसरे आदमी को पेमेंट कर सकता है, लेकिन डीडी क्या होता है? सिर्फ बैंक द्वारा ही ड्रॉ किया जाता है, और उस कस्टमर के अकाउंट से पैसा लेके और वो डायरेक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस व्यक्ति को पैसा पे किया जाता है, ठीक है। और ट्रैवलर चेक क्या होता है कि अगर आप विदेश जा रहे हो, ठीक है, या कहीं और ट्रैवल करने जा रहे हो दूसरी सिटी में, तो आप बैंक को पैसा जमा कराएंगे और बैंक आपको उसकी उस पैसे के ऊपर ट्रैवलर चेक बना के दे देगा, अपनी कमीशन या फीस कुछ भी चार्ज करके। और आप मान लो ट्रैवलिंग के अंदर उस पैसा को कैरी नहीं करना चाहते, तो ट्रैवलर चेक आपको ये सुविधा देता है कि आप दूसरी जगह जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हो वहाँ जाके उस सिटी में जाके या उस कंट्री में जाके आप बैंक की ब्रांच में जाके उसको इनकेश करवा सकते हो, ठीक है। तो ये बैंकर ट्रैवलर चेक हो गया। लेकिन आज के टाइम पे इतनी सारी सुविधाएं आ गई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब चीज़ें आ गई, तो डीडी और ट्रैवलर चेक की इतनी डिमांड मार्केट में रही नहीं है। तो ये एक तरह से डिक्लाइनिंग अपना प्रोडक्ट है। तो ही लेकिन तो भी बैंक क्या करता है, इसको रिनोवेट कर दिया, रिनोवेट कर सकता है, इसकी बनाने की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है क्योंकि अब इतना रिलेवेंट नहीं है, और या उसको हार्वेस्टिंग कर सकता है। हार्वेस्टिंग जैसे हमने समझ ही लिया कि हार्वेस्टिंग करना मतलब उस प्रोडक्ट को अपने एक मतलब उसको एक तो कैरी ऑन रखना, मतलब लेकिन बहुत छोटे बजट पे, और या ये भी हो सकता है कि ट्रैवलर चेक या डीडी बनाने में बैंक को लॉस भी हो रहा हो, लेकिन फिर भी उसको कैरी ऑन रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार कस्टमर की ऐसी डिमांड होती है तो अपना ब्रांड को दिखा चलाने के लिए भी हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। अब हम दोबारा से ऊपर देख लेते हैं कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा। 4 स्टेजेस होती हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज होती है सबसे पहली। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है कि प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट के अंदर। मार्केट में इंट्रोड्यूस करने से हमको अभी तक उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होगी, मार्केटिंग कॉस्ट हाई होगी, ठीक है। लेकिन अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमको मार्केटिंग कॉस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन अवेयरनेस कम होगी, लेकिन अवेयरनेस को बढ़ाया जाएगा। फिर होती है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज के अंदर सेल इंक्रीज होने लगेगी, प्रॉफिट भी बढ़ने लगेगा, और मार्केट में एक्सेप्टेंस बढ़ने लगेगी। अब इस स्टेज के अंदर क्या कंपटीशन भी अपना आने लगेगा धीरे धीरे। फिर मेच्योरिटी स्टेज के अंदर क्या होगा, सेल्स और प्रॉफिट पीक पे होगा, मार्केट सेचुरेशन होने लगेगा क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, इंटेंस कंपटीशन, और प्रॉफिट में डिक्लाइन। और यहाँ पे मेच्योरिटी स्टेज में आके प्रॉफिट डिक्लाइन में जाने लगेगा। फिर डिक्लाइन स्टेज के अंदर सेल्स और प्रॉफिट गिरने लगेंगे, मार्केट ऑब्सोल्यूट मतलब कस्टमर प्रेफरेंस शिफ्ट होने लगेगा, और कंपनीज में डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट। बस आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, प्रॉफिटेबिलिटी जरूर ध्यान रखनी है। मेच्योरिटी स्टेज के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, जो पीक पे रहेगी ड्यूरिंग द स्टेज, बट मे स्टार्ट डिक्लाइन टू ड्यू टू कॉम्पिटिटिव प्रेशर ऑफ प्राइसिंग। और मेच्योरिटी स्टेज से अपना प्रॉफिट डिक्लाइन जाने लगेगा।
अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट लाइंस ऑफ ए बैंकर। अब बैंकर के लिए क्या क्या प्रोडक्ट लाइन होती है, मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं। A bank product can be broadly categorized into three main lines which form the core of retail banking operations. तो पहला है डिपॉजिट प्रोडक्ट और लायबिलिटी प्रोडक्ट्स। अब डिपॉजिट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एक कस्टमर के लिए डिपॉजिट जैसे सेविंग करंट अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, या एफडी अकाउंट या टर्म डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट आरडी। अब ये सेविंग के लिए कस्टमर के लिए तो डिपॉजिट अकाउंट हुआ है, लेकिन बैंक के लिए क्या लायबिलिटी, लायबिलिटी प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि हमको फ्यूचर में जाके उसकी पेमेंट कस्टमर को करनी है या कस्टमर कभी उसकी डिमांड कर सकता है। दीज आर द प्रोडक्ट थ्रू विच ए बैंक मोबिलाइज इट्स फंड फ्रॉम द पब्लिक। दे रिप्रेजेंट ए लायबिलिटी फॉर द बैंक बिकॉज द बैंक ओज द मनी फ्रॉम द कस्टमर, क्योंकि बैंक कस्टमर से पैसा लेता है। दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल फॉर द बैंक लेंडिंग ऑपरेशन। ये जो प्रोडक्ट हैं ये बैंक के लिए रॉ मटेरियल है, क्योंकि इसके आधार पर ही बैंक अपना बाकी का काम, बाकी प्रोडक्ट्स बना पाएगा। जब बैंक के पास, बैंक का काम मेन क्या है, फंड्स को मोबिलाइज करना, लेकिन बैंक के लिए जो फंड रॉ मटेरियल है वो फंड ही है ना। तो बैंक को जब तक फंड्स प्राप्त ही नहीं होंगे तो आगे और प्रोडक्ट कैसे सेल कर पाएगा। तो ये एक तरह से बैंक के लिए रॉ मटेरियल है। अब इसके एग्जांपल है सेविंग अकाउंट फॉर इंकरेजिंग सेविंग, फिर करंट अकाउंट फॉर बिजनेस इंडिविजुअल विद हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ये हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन के लिए हमने करंट अकाउंट देते हैं। फिर टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट के अंदर लमसम डिपॉजिट, एक मुश्त पैसा लेके उसको फिक्स डिपॉजिट में रखा जाता है फिक्स टेन्योर के लिए। और आरडी रिकरिंग डिपॉजिट में रेगुलर मंथली डिपॉजिट लिए जाते हैं फिक्स टेन्योर के, मतलब इसके अंदर एक मुश्त पैसा डाला जाता है और इसमें मंथली करके पैसा डिपॉजिट कराया जाता है। और आजकल बैंक हाइब्रिड प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं जिसमें कंबाइनिंग में फीचर बोथ सेविंग एंड फिक्स्ड। तो इसके अंदर हाइब्रिड प्रोडक्ट क्या होता है कि बैंक आजकल तो सभी बैंक ये सर्विस दे रहे हैं जिसमें आपके पास सेविंग अकाउंट होगा और आप सेविंग अकाउंट में एक फिक्स मतलब अमाउंट, आप जो भी आप सेविंग रखते हैं, जितने भी बैलेंस रखते हैं, लेकिन हर बैंक की अपना एक थ्रेशोल्ड है कि अगर एक थ्रेशोल्ड से ऊपर आप अपना मनी लेके जाते हो, जैसे हम मानते हो थ्रेशोल्ड 40,000 रुपये है, ठीक है, तो अगर आपका अकाउंट का बैलेंस 40,000 रुपये से ऊपर है और प्लस वो कुछ एक्स मल्टीपल में है, जैसे मान लो 10,000 के मल्टीपल में है, ठीक है, तो मान लो आपका बैलेंस है 52,000 रुपये, ठीक है, तो 52,000 40,000 से ज़्यादा हुए और कितने ज़्यादा हुए 12,000, लेकिन आपका बैलेंस कितने 10,000 के मल्टीपल में देखना है तो 10,000 के मल्टीपल में एक ज़्यादा है, मतलब 10,000 प्लस 2,000 12,000, तो 10,000 के ऊपर जो आपको ब्याज मिलेगा वो एफडी के ऊपर मिलेगा, मतलब सॉरी 12,000 के ऊपर ही मिलेगा ब्याज तो, लेकिन मिलेगा एफडी के टर्म पे। अब एफडी का ब्याज अपने जानते हैं कि लगभग आज के टाइम में 6.5% से 7% के बीच में ऐसा कुछ है, लेकिन सेविंग बैंक का ब्याज हमारा 2% या 2.5% 3%, ठीक है। तो ये कस्टमर को फायदा होता है हाइब्रिड प्रोडक्ट लेने से, और इस फैसिलिटी को बोलते हैं ऑटो स्वैप फैसिलिटी। ये जो एग्जांपल ये एग्जांपल है, मतलब ये हर बैंक की थ्रेशोल्ड अलग है और ये फिक्स अमाउंट कितनी उस मल्टीपल में रखना है ये सब अलग है, ठीक है। तो ये आप समझाने के लिए था, लेकिन हाइब्रिड प्रोडक्ट का मतलब ये है कि सेविंग बैंक अकाउंट ही आपके पास होगा, लेकिन अगर उसके ऊपर कुछ थ्रेशोल्ड से ऊपर आपका बैलेंस जाता है तो उस पर बैंक आपको एफडी का ब्याज देगा, और इस फैसिलिटी को क्या बोलते हैं, ऑटो स्वैप फैसिलिटी। अब एसेट्स प्रोडक्ट होते हैं बैंक के लिए, कुछ एसेट्स प्रोडक्ट बिल्कुल उसका अपोजिट है लायबिलिटी प्रोडक्ट का। एसेट प्रोडक्ट होंगे जो बैंक आपसे पैसा फ्यूचर में डिमांड करेगा, जैसे कि लोन अकाउंट्स होंगे, वेरियस लोन अकाउंट्स, तो वो बैंक के लिए क्या है, एसेट्स। दीज आर द प्रोडक्ट्स थ्रू विच ए बैंक lends money to a customer, thereby creating an assets for a bank as the customer owns money to the bank. देर आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरेस्ट इनकम। तो ये बैंक के इंटरेस्ट कमाने की प्राइमरी सोर्स होता है। तो एग्जांपल है रिटेल लोन, होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन। फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सिक्योरिटी, ओवरड्राफ्ट और लोन्स अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स। तो अगर बैंक प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी के बदले भी लोन देता है वो भी बैंक के एसेट्स
अकाउंट हुए, एसेट्स प्रोडक्ट हुए। फिर क्रेडिट कार्ड्स हैं, ए फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड रिवॉल्विंग क्रेडिट एंड एग्रीकल्चर लोन्स, केसीसी एंड फार्म मैकेनिज्म लोन्स। तो ये सभी जो प्रोडक्ट्स हैं ये बैंक के लिए एसेट्स प्रोडक्ट है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के अंदर बैंक फ्यूचर में जाके कस्टमर से पैसे की डिमांड करेगा। अब अदर प्रोडक्ट देखते हैं जो फीस बेस्ड, जिस पे बैंक फीस कमाता है। दीज आर द सर्विस दैट जनरेट नॉन इंटरेस्ट इनकम, फीस इनकम फॉर द बैंक, दे आर द क्रूशियल फॉर डाइवर्सिफाइंग रिवेन्यू स्ट्रीम्स। तो ये हमारे रिवेन्यू स्ट्रीम को डाइवर्सिफाई करने के लिए ये प्रोडक्ट्स बहुत जरूरी हैं। जैसे कि रेमिटेंस सर्विस हम देते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। तो ये सब जो सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर को, इससे हम कस्टमर से फीस लेते हैं। तो वो फीस एक कलेक्ट करके भी बैंक एक बहुत बड़ा फीस बेस्ड इनकम जनरेट होती है। सेफ डिपॉजिट लॉकर हम देते हैं, जो डीमेट सर्विस प्रोवाइड करवाती है बैंक के द्वारा। और फॉरेक्स सर्विस, फॉरेन एक्सचेंज, पैसा हम करेंसी चेंज करने का काम भी करते हैं। गवर्नमेंट बिजनेस लाइक कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, पेमेंट, पेंशन, ये सब जो सर्विस बैंक प्रोवाइड कराता है, इस पे हम फीस जनरेट करके फीस बेस्ड इनकम यहाँ से प्राप्त करते हैं। और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचने पे भी जो हमको फीस मिलती है, वो भी बैंक के लिए एसेट प्रोडक्ट है। अदर फीस बेस्ड सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जैसे कि किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड सेल कर दिया, या बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट किया, किसी का इंश्योरेंस बेच दिया, ठीक है, या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के हमने चला रखी है वो बेचा, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सेल करने से जो भी हमको इनकम मिलती है वो भी बैंक के लिए एसेट्स का काम करती है। बैंक लिवरेज देयर वास्ट कस्टमर बेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू सेल प्रोडक्ट्स और अदर कंपनीज फॉर ए कमीशन। दिस इज द सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ फीस इनकम विदाउट टेकिंग द डायरेक्ट रिस्क। तो बैंक डायरेक्ट रिस्क लेने के लिए लेने के बजाय डायरेक्ट थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट सेल करने का काम करते हैं। जैसे बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट, सेलिंग लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे बैंक एजेंट बन के कस्टमर को जो इंश्योरेंस पॉलिसी भेजता है, उस एग्रीमेंट को पहले तो बोलते हैं बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट, बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट, ठीक है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफरिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑफ वेरियस एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ से बैंक फीस कमाता है, मतलब कमीशन लेता है इन कंपनी से। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इसको लेके आई थी कि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो आम पॉपुलेशन है वो क्या कर रही थी कि गोल्ड खरीद के और उसको लॉकर में बंद करके रख देती थी, जिससे क्या होता था कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बहुत कम हो रही थी, ठीक है। तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को बरकरार रखने के लिए गवर्नमेंट लाई थी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, जिसके अंदर कस्टमर क्या करेगा कि गोल्ड के बॉन्ड्स बैंक सरकार से खरीद लेगा, और सरकार उसके फ्यूचर डेट के ऊपर वो बॉन्ड उसको जारी कर देगी। और जिससे होगा उसको ये फायदा होगा कि वो गोल्ड के प्राइस के साथ लिंक रहेगा। जैसे ही गोल्ड का प्राइस इंक्रीज करेगा तो उसका बॉन्ड का भी प्राइस उसको इंक्रीज करेगा। साथ में ये ट्रेडेबल होगा कि आप उसको ट्रेड कर सकते हो। और इसके अलावा उस कस्टमर को 2.5% एनुअली उसको इंटरेस्ट भी प्राप्त होगा। लेकिन अब ये स्कीम कुछ समय से गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, तो अब ये स्कीम मार्केट में नहीं आ रही है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है। मतलब नया प्रोडक्ट अगर किसी को बनाना है तो नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट की क्या क्या स्टेजेस हैं जिसके जरिए एक नया प्रोडक्ट बन सकता है। ये स्टेजेस बहुत जरूरी है, इनके नाम बहुत जरूरी है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ए न्यू प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। स्टेजेस द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो सबसे पहला आइडिया जनरेशन। अब आइडिया जनरेशन से क्या मतलब है कि जब कोई प्रोडक्ट नया बनाना है तो सबसे पहले तो उसका आइडिया भी होना चाहिए। वो आइडिया कैसे आएगा कि क्या बनाना है, कस्टमर की क्या डिमांड है। जैसे आइडिया कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेस सच एज इंटरनल एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट और एक्सटर्नल कस्टमर कॉम्पिटिटर और मार्केट रिसर्च। अब इंटरनल भी हो सकता है, जैसे कोई एम्प्लॉय ने सजेस्ट कर दिया कि ये प्रोडक्ट की डिमांड अभी बढ़ रही है, या मैनेजमेंट खुद से डिसाइड करे। और एक्सटर्नल क्या होता है कि कस्टमर डिमांड करे वो प्रोडक्ट की, या कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट मार्केट में लेके आया तो उसको रेप्लिकेट करके हम मार्केट में नया प्रोडक्ट बनाएं। या फिर मार्केट रिसर्च हम करें या सर्वे वगैरह कुछ करवा के, जिससे मार्केट की रिसर्च करने के बाद हमको पता चले कि ये प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में अभी बनने वाली है, ये बन चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले कि आइडिया जनरेशन।
उसके बाद आइडिया स्क्रीनिंग। अब जो आइडिया हमको मिल गया है तो वो क्या है, वाकई वो मतलब सही आइडिया, उस पर काम करना चाहिए, और अगर काम करना है तो उस पर क्या स्ट्रेटेजी हमको अपनानी है, वो सब आइडिया स्क्रीनिंग के अंदर है। शिफ्टिंग थ्रू द आइडियाज टू फिल्टर आउट अनवायबल वंस, द फोकस इज अलाइनिंग द आइडिया विद द बैंक ओवरऑल स्ट्रेटेजी एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो आइडिया बना लिया, अब उसकी स्ट्रेटेजी बनाने की बात है कि क्या बैंक के ओवरऑल स्ट्रेटेजी के साथ वो अलाइन कर पाए, तो उस आइडिया पे हम काम करें, या उसके बैंक के रिसोर्स हम कैसे यूज करें कि इस आइडिया पे हम काम कर पाए। फिर नेक्स्ट स्टेप है कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। द प्रोसेसिंग आइडिया is developed into the detailed product concept. The concept is then tested with a small group of target customer to gauge their interest and get feedback. अब कंसेप्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि हम सबसे पहले उस प्रोडक्ट जो भी हम बनाना चाह रहे हैं उसको हम एक मतलब टेस्ट करेंगे, मतलब प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे उस तब सब, उससे पहले सिर्फ कंसेप्ट बनाएंगे उसका, मतलब उसको एक नोट डाउन करके अब एक तरह से एक उसका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेंगे। फिर जाके मार्केट में उसकी टेस्टिंग इस बात करेंगे कि या ये प्रोडक्ट की डिमांड भी होगी क्या, मतलब उसकी कंसेप्ट की टेस्ट करवाएंगे, ये इस तरह से भी कस्टमर को हम जो भी हमारा टारगेट कस्टमर है हम उससे बात कर रहे हैं कि यार ये एक प्रोडक्ट बनने वाला है, तो क्या आप इसमें इंटरेस्टेड रहोगे। ठीक है, तो इनका इसका इंटरेस्ट और फीडबैक हम लेके फिर उस प्रोडक्ट को एनालाइज करना चालू करेंगे, जिसमें है बिजनेस एनालाइज। अब नेक्स्ट है बिजनेस एनालिसिस। ए डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस इज डन। दिस इंक्लूड्स प्रोजेक्शन रेवेन्यू कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी टू डिटरमाइन द प्रोजेक्ट फाइनेंशियल वेबिलिटी। ठीक है, तो अब बिजनेस एनालिसिस के क्या कि हमने मार्केट के अंदर कस्टमर वो टेस्टिंग कर ली है कि क्या क्या कस्टमर के इंटरेस्ट रहने वाले हैं कि नहीं। उसके बाद वो प्रोडक्ट मान लो हम बनाने जा रहे हैं तो उसके अंदर फाइनेंशियली हमको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जैसे उस प्रोजेक्ट को बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी, फिर उसके बाद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी, तो जिससे हमको ये पता लगेगा कि प्रोडक्ट बनाने कंपनी के लिए या बैंक बैंक के लिए सही भी रहेगा कि नहीं। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू करेंगे। ये प्रोसेस यहाँ से शुरू होगा कि प्रोडक्ट को बनाना है। द कंसेप्ट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्चुअल प्रोडक्ट। दिस इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग द प्रोडक्ट फीचर्स, डेवलपिंग द नेसेसरी टेक्नोलॉजी, जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर जो भी अपना है, प्लानिंग द ऑपरेशनल प्रोसेस। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, उसको उस पे हम क्या क्या इंटरफेस उसका कैसे रखेंगे, हमारी कॉस्ट क्या रहेगी उसको बनाने की। ठीक है, डिज़ाइन क्या है प्रोडक्ट का, और कैसे कस्टमर के यूज़ कर पाएगा ये, और हमारा बैकएंड सॉफ्टवेयर क्या रहेगा जैसे बैंकिंग प्रोडक्ट पे वो कैसे इंटीग्रेट होगा। ये सब प्रोसेस यहाँ से प्रोडक्ट डेवलपमेंट से शुरू होगा। फिर टेस्ट मार्केटिंग। अब टेस्ट मार्केटिंग क्या होता है कि हम एक बार कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, कोई भी हाँ प्रोडक्ट बनाया, तो हम उसको टेस्टिंग के लिए एक स्मॉल एरिया में लॉन्च करेंगे, जिसे हम बोलते हैं पायलट लॉन्च करना। ठीक है, तो पायलट लॉन्च करेंगे, उसमें हम ये जानेंगे कि कस्टमर को कैसा फीडबैक है कस्टमर का, प्रोडक्ट हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे टेस्ट मार्केटिंग के अंदर। द प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड ऑन लिमिटेड स्केल इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया और सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कस्टमर। तो सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ कस्टमर पे हम ये लॉन्च करेंगे। दिस पायलट लॉन्च हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एनी इशू बिफोर द फुल स्केल रोल आउट। तो फुल स्केल लॉन्च करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि वो प्रोडक्ट हमारा सही से काम कर रहा है, कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसके बाद हम कमर्शियलाइजेशन शुरू करेंगे, उसका लॉन्च करेंगे। आफ्टर सक्सेसफुल टेस्टिंग द प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इन एंटायर मार्केट। दिस इन्वॉल्व फुल स्केल मार्केटिंग एंड सेल्स कैंपेन। तो उसके बाद हम सेल कैंपेन के जरिए मार्केट के अंदर वो एंटायर प्रोजेक्ट को फुल मार्केट में लॉन्च कर देंगे। फिर उसके बाद पोस्ट लॉन्च रिव्यू। अब पोस्ट लॉन्च रिव्यू में क्या है कि हम लॉन्च करने के बाद हम कंटिन्यूस उसको मॉनिटर करते रहेंगे कि वो प्रोडक्ट हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं, या वो प्रोडक्ट में कुछ क्रैशेस, मान लो कोई ऐप है तो ऐप क्रैश तो नहीं हो रही, या ऐप का डाउन टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो सब चीज़ें हम पोस्ट लॉन्च रिव्यू में मॉनिटर करेंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट इज कंटिन्यूसली मॉनिटर अगेंस्ट द इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब हम ये जितने भी हमने स्टेजेस देखे हैं, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपको थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा। जैसे हम एग्जांपल ये लेते हैं कि हम एक प्रोडक्ट बनाने चाहते हैं, वो प्रोडक्ट है हमारा डिजिटल लोन प्रोवाइड कराना, डिजिटल लोन। ठीक है, डिजिटल लोन मतलब कि उसको प्री अप्रूव्ड लोन मिल जाए, या घर बैठे उसको मोबाइल ऐप से लोन मिलना चाहिए।
अब ये सबसे पहले तो आइडिया जनरेशन होना चाहिए इसका, कि कस्टमर की डिमांड होनी चाहिए, या किसी मैनेजमेंट को लगना चाहिए कि यार अब हम कस्टमर हम तक ना आए, हम कस्टमर तक अपने आप पहुंच जाए, कस्टमर को आने की जरूरत ना पड़े। मतलब कस्टमर की समस्या क्या है ना, कस्टमर ब्रांच के पास आया, लेकिन ब्रांच उससे डॉक्यूमेंट लेके रख लेगा, फिर उस काम को करने करने में इसको 5-7 दिन तो डॉक्यूमेंट्स को लेने में या सब उसमें जाएंगे। तो मतलब जो ये टाइम वेस्ट हो रहा है ना कस्टमर का, इससे बचने के लिए हमको बनाना है डिजिटल लोन। ठीक है, एक तो इससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो बैंक को भी फायदा है और कस्टमर को भी फायदा है। लेकिन तो ये अब इस डिजिटल लोन के लिए क्या हुआ, आइडिया जनरेट हो गया। ठीक है, चाहे वो इंटरनल हुआ एक्सटर्नल कैसे भी हुआ, लेकिन आइडिया जनरेट हुआ। उसके बाद क्या, आइडिया की स्क्रीनिंग करी जाएगी। स्क्रीनिंग के अंदर क्या रहेगा कि अब क्या जो हमारे पास जो ऑलरेडी जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारा सीबीएस सिस्टम है, ठीक है, या बैंक का कोई भी सॉफ्टवेयर है, जो वेरियस बैंक अपने अपने जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो जो भी हम डिजिटल लोन की ऐप बनाने वाले हैं, ठीक है, तो उस ऐप के साथ क्या हमारा सीबीएस इंटीग्रेट हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि क्या हमारा जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलाइन कर पाएंगे। ठीक है, या ऑलरेडी जो स्टाफ है तो उससे डील कर पाएगा, या जो भी XYZ चीज़ें, तो उस आइडिया की स्क्रीनिंग करी जाएगी। ठीक है, अगर स्क्रीनिंग में वो चेक रहता है कि वहाँ सही है, स्क्रीनिंग के बाद हम काम कर सकते हैं, तब उस कंसेप्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग करी जाएगी। अब उसका कंसेप्ट बना लिया कि अब हमने एक डॉक्यूमेंट उसको एक तरह से प्रिपेयर कर लिया कि अब हम एक डिजिटल लोन ऐप बनाने वाले हैं, तो कस्टमर को जाके हम कस्टमर से बात कर सकते हैं, जैसे टारगेट सेगमेंट कस्टमर, जैसे अब यह कंसेप्ट हम टेस्ट भी उस पर करेंगे जो कि डिजिटली जो एक्टिव है, मतलब जो मोबाइल चलाना जानता है, हम उससे डायरेक्ट बात ही करेंगे कि भाई आपको अगर लोन की डिमांड रहती है तो आप डिजिटली हमारे ऐप से ले सकते हैं। अब वहाँ पे कस्टमर के फीडबैक हम कलेक्ट करना शुरू करेंगे कि हाँ वो ये बता सकते हैं कि हमको उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी और आज भी है कि हम उसको यूज़ करना चाहते हैं, कि हम डिजिटली लोन लेना चाहते हैं। तो ठीक है, तो कंसेप्ट डेवलपमेंट टेस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद बिजनेस एनालिसिस किया जाएगा। अब बिजनेस एनालिसिस क्या मतलब कि जो ये डिजिटल लोन लाने से, डिजिटल लोन ऐप लाने से बैंक को क्या फायदा होगा, मतलब उसका बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है, या उसकी कॉस्ट, पहले तो बनाने की कॉस्ट क्या आएगी, स्टाफ की कितनी यूजिबिलिटी वहाँ रहेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें कॉस्ट पे कैलकुलेट कर लेगा। फिर सर्वर कॉस्ट क्या रहेगी, ये XYZ जितनी भी तरह की कॉस्ट है वो आएगी। उसके बाद हम ये एनालाइज करेंगे कि उसका प्रॉफिट कितना रहेगा। ठीक है, रिवेन्यू कितना ग्रो कर देगा बैंक का। तो ये सब चीज़ें निकालने के बाद जो प्रॉफिट लॉस, जो भी फायदा होगा या नुकसान होगा जो भी है, तो वो बिजनेस एनालिसिस फर्स्ट स्टेज में कर लिया जाएगा। फिर अगर बिजनेस एनालिसिस से हमारा प्रोडक्ट पास हो जाता है, फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब इस प्रोडक्ट यहाँ पर उस प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, मतलब उस ऐप क्रिएट करी जाएगी, ऐप का इंटरफेस कैसा रहेगा। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हम उसमें और जोड़ सकते हैं, मतलब सिर्फ मोबाइल बैंकिंग के अंदर और सुविधाएं हम कुछ देना चाहें तो, मतलब जो भी आप सोच सकते हो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, तो उसमें क्या फीचर्स रहेंगे, नेसेसरी टेक्नोलॉजी इसमें, मतलब बैंकिंग सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करना, रिस्क मॉड्यूल, जो हमारा रिस्क रहेगा लोन के प्रति, तो उसका एक एल्गोरिथम बना के कि वो डिजिटली एनालाइज कर ले हम अपने आप, तो वो इस प्रोडक्ट के अंदर इंटीग्रेट करना। फिर क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल इंटीग्रेट करना कि हमारा उसकी क्रेडिट वर्थिनेस देखते हुए उसको क्रेडिट स्कोर करके ही प्रोडक्ट प्रोडक्ट के अंदर डालना। अब क्रेडिट स्कोरिंग ऑटोमेटिक कैसे होगा कि जैसे कोई कस्टमर आया, हमने उससे पैन नंबर लिया, तो वो पैन से उसकी क्रेडिट स्कोर निकालेगा। अब हमने एक एल्गोरिथम ये डाल रखी कि अगर उसका क्रेडिट स्कोर एक्स नंबर से ज़्यादा है, मतलब एक्स नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है, मान लो कि 700 से ज़्यादा या 750 से ज़्यादा है, तभी ही हम उसको डिजिटली लोन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ भी चीज़ हो सकती है, या रिस्क मैनेजमेंट करने से मतलब है कि अगर वो भी क्रेडिट स्कोर से लिंक कर सकते हैं कि अगर उसका क्रेडिट स्कोर इतना, तो हम इतना रिस्क लेके ही उसको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। जो कि आज के मार्केट में अंदर प्री अप्रूव्ड लोन आ रहे हैं ना, तो वो यही मॉडल यूज़ करते हैं कि क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट मॉनिटरिंग करते रहते हैं रेगुलर बेस पे, तो ही कस्टमर को प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर कर पाते हैं। फिर उसके बाद टेस्ट मॉनिटरिंग, टेस्ट मार्केटिंग। अब मानो कि प्रोडक्ट बन गया, अब उसके बाद उसको कुछ एक सर्टेन जगह पे उसको टेस्ट करना पड़ेगा। मान लो दिल्ली दिल्ली में उसने टेस्ट करने के लिए डाल दिया कि इस प्रोडक्ट को दिल्ली में प्री अप्रूव्ड लोन के जरिए हम सेल करेंगे। अब प्री अप्रूव्ड का मतलब ये भी नहीं है, अब बैंक के पास क्या आपका ऑलरेडी आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि आपका बैलेंस कितना रहता है आपका, और क्या आपका आपने बैंक के प्रोडक्ट्स खरीद रखे हैं, तो उसके आधार पर भी हम उस प्री अप्रूव्ड लोन उसको दे सकते हैं।
ठीक है। फिर दिल्ली टेस्ट मार्केटिंग में दिल्ली एनसीआर में हमने पायलट बेस पे प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया। अब वहाँ से हम डेटा कलेक्ट करेंगे या फीडबैक लेते रहेंगे, जिससे कि हम प्रोडक्ट को टेस्ट कर पाएंगे। फिर प्रोडक्ट टेस्ट होने के बाद उसको फुल स्केल पे हम उसको लॉन्च कर देंगे। लॉन्च सेल्स कैंपेन के जरिए या कैसे भी अवेयरनेस या मार्केटिंग एड्स के जरिए हम उस प्रोडक्ट को फुल स्केल पर लॉन्च कर देंगे। लॉन्च करने के बाद हम उस प्रोडक्ट को लास्ट स्टेज के अंदर पोस्ट रिव्यू देखते रहेंगे, मतलब लॉन्च के बाद भी उसको रिव्यू करते रहेंगे कि हमारी ऐप के अंदर कोई ऐसा तो नहीं कि डिफॉल्ट रेट हमारा बैंक का बढ़ गया है, एनपीए बढ़ने लगे हैं, या फिर ऐप क्रैश बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दो पोस्ट रिव्यू करते रहेंगे, ये रेगुलर बेस पे चलता रहेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब क्या क्या कंस्ट्रेंट रहते हैं एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, मतलब क्या क्या समस्याएं देखना पड़ता है बैंक को। सबसे पहले रेगुलेटरी हर्डल्स। जैसे अपने जानते हैं कि बैंकिंग जो है कि लाइसेंस बिजनेस है। ठीक है, तो अब लाइसेंस बिजनेस है तो कि आरबीआई हमको रेगुलेट करता है बैंक को। तो सबसे पहले तो रेगुलेटरी हर्डल, तो हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट ना बना दें कि जो आरबीआई के रेगुलेशन की अवहेलना कर रहा हो। बैंकिंग इज द हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री, ऑल न्यू प्रोडक्ट मस्ट बी कंप्लाई विद आरबीआई गाइडेंस। तो हमको आरबीआई गाइडेंस के अंदर रहते रहते अंदर होते ही हमको एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना होगा। फिर टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन, जैसे अब हम कुछ नया प्रोडक्ट तो बनाने जा रहे हैं, अब वो प्रोडक्ट जो हमारे सीबीएस के साथ है जो इंटीग्रेट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब ये एक लिमिटेशन के जरिए हम नए प्रोडक्ट को बना नहीं पाएंगे, क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं एक प्रोडक्ट के लिए हम पूरा सिस्टम ही चेंज कर दें। द बैंक एग्जिस्टिंग कोर बैंकिंग सिस्टम और अदर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में नॉट सपोर्ट द फीचर ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो नए प्रोडक्ट के फीचर भी हमको हमारे सीबीएस के थ्रू ही, सीबीएस जो हमारा जो चला पाए वही यूज़ कर सकते हैं हम, मतलब कुछ नया ऐसा फीचर नहीं डाल सकते जो सीबीएस के अंदर हम डाल ही नहीं, मतलब सीबीएस उसको इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता। फिर कॉस्ट और रिसोर्स कंस्ट्रेंट। अब प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉस्ट भी लगेगी या रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाएगा, तो वो भी एक कंस्ट्रेंट है बैंक के सामने। डेवलपिंग और लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट रिक्वायर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है। फिर टाइम टू मार्केट, अब प्रोडक्ट बनाने का मार्केट में टाइम देना पड़ेगा उसको। द प्रोसेस कैन बी लेंथी और बाय द टाइम प्रोडक्ट इज लॉन्च द मार्केट डायनामिक्स में भी चेंज। तो जब तक हम मार्केट में एड्स करेंगे उसकी या मार्केटिंग करेंगे, तब तक ये भी हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट ऑब्सोलीट हो जाए, मतलब उस प्रोजेक्ट की डिमांड ही ना रहे जब तक हम मार्केटिंग में उस टाइम जितना लग गया। फिर रिस्क मैनेजमेंट, न्यू प्रोडक्ट कैन इंट्रोड्यूस न्यू टाइप्स ऑफ रिस्क, क्रेडिट, ऑपरेशनल, साइबर, दैट नीड टू बी मैनेज। अब नया प्रोडक्ट जैसे अभी हम ऊपर एग्जांपल ले गए थे डिजिटल लोन का, पर्सनल लोन, तो अब हम डिजिटली लोन तो देने लग गए, लेकिन इससे क्या होगा कि एक बैंक के सामने नए रिस्क आ जाएंगे, जैसे कि रेपुटेशनल रिस्क आ जाएगा। मान लो कि उस ऐप डिजिटल लोन तो हम देने लग गए, लेकिन वो ऐप ही क्रैश हो जाती है। ठीक है, या कुछ उसको डिजिटल लोन मिल ही नहीं पा रहा, या हुआ ऐसा कि उसकी प्रोसेसिंग फीस उससे चार्ज कर ली लेकिन उसको लोन उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, तो इससे क्या होगा कि बैंक की रेपुटेशन खराब होगी। ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट के साथ न्यू रिस्क भी बैंक को साथ में आता है। अब लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट पॉलिसी क्या होता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ए प्रोडक्ट थ्रू ए लाइफ साइकिल। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना, जब तक प्रोजेक्ट है तब तक उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, तो ये उसका ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता ही रहेगा। मतलब द प्रोडक्ट मैनेजर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो इस पूरा होलसम रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्ट के सक्सेस के पीछे, और प्रोडक्ट लाइन जितने भी प्रोडक्ट लाइन अगर और भी प्रोडक्ट बना रखे हैं तो उसका भी रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट मैनेजर ही रहेगा। इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। डिफाइनिंग द प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी और रोड मैप, प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और उसका रोड मैप क्या है वो बनाना ही प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है। फिर सेल मॉनिटर करना, रिवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी, उस प्रोडक्ट की सेल मॉनिटर, ये सब करना भी प्रोडक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है। ट्रैकिंग कंपटीशन और मार्केट ट्रेंड्स, प्रोडक्ट मैनेजर ही मार्केट के अंदर कंपटीशन और ट्रेंड करता है कि अगर वो प्रोडक्ट एब्सोल्यूट होने वाला है तो उससे पहले उसको इनोवेट करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाया जाए या कुछ भी है, मतलब वो मॉनिटर उसका काम है। इनिशिएटिंग प्रोडक्ट इन्हेंसमेंट और चेंजेस, तो प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं या कोई इन्हेंसमेंट करना है प्रोडक्ट के अंदर, कुछ फीचर ऐड करने हैं, तो वो भी काम प्रोडक्ट मैनेजर का है। फिर कोऑर्डिनेटिंग विद वेरियस डिपार्टमेंट लाइक मार्केटिंग, आईटी और ऑपरेशंस, तो अगर उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करना है या उस प्रोडक्ट के कुछ फीचर की मार्केटिंग करनी है तो उसका कोऑर्डिनेशन का काम भी
प्रोडक्ट मैनेजर का ही है। ठीक है, तो ये तो हुआ प्रोडक्ट मैनेजर, मैनेजमेंट और प्रोडक्ट पॉलिसी। अब हम अगर हम कोई प्रोडक्ट बना देते हैं तो उसकी पॉलिसी बनानी बैंक के लिए बहुत जरूरी है कि हम उस प्रोडक्ट को कहाँ सेल करेंगे, उसका टारगेट कस्टमर कौन रहने वाला है, या उस प्रोडक्ट के हम कितना रिस्क लेके उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, उस कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस हर प्रोडक्ट के लिए बनानी पड़ती है बैंक को, तो उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट पॉलिसी। A product policy is set of guidelines and principles that bank established to govern its product related decisions। अब आगे फ्यूचर में चल के उस प्रोडक्ट की कोई डिसीजन लेने हैं तो वो बैंक जो है वो पॉलिसी के आधार पर ही उसको ले पाएगा। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो की एलिमेंट्स क्या है? टारगेट मार्केट डिसीजन, विच कस्टमर सेगमेंट विल बी बैंक फोकस ऑन। तो ये प्रोडक्ट पॉलिसी का पार्ट है कि हम प्रोडक्ट को कहाँ टारगेट करना, किस कस्टमर को हम टारगेट करना चाहते हैं। जैसे मान लो हमने प्रोडक्ट को बना दिया सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है, सीनियर सिटीजन अकाउंट कुछ लॉन्च किया, लेकिन हम उस ऐसा तो है नहीं कि उसको आम सेविंग बैंक की तरह ट्रीट करेंगे कि हम 20 साल के किसी कस्टमर को वो प्रोडक्ट डिलीवर कर दें, तो वो तो नहीं हो सकता। तो ये टारगेट मार्केट कस्टमर बहुत जरूरी है पहले से पता होना। प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी, व्हाट इज द डिजायर्ड मिक्स ऑफ लाइबिलिटी एसेट्स और फी बेस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी क्या है कि इस एक सर्टेन प्रोडक्ट के साथ हम और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिक्स करके उसको कस्टमर को सेल कर सकते हैं। जैसे हमने अभी डिजिटल लोन की बात करी, या डिजिटल लोन छोड़ो, हम होम लोन की बात करते हैं कि हम कस्टमर को होम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब होम लोन के साथ हम उसको क्या दे सकते हैं? सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। होम लोन का पैसा हम कहाँ डिस्पर्स कर सकते हैं? सेविंग बैंक अकाउंट। तो ये क्या, उस प्रोडक्ट की मिक्स स्ट्रेटजी क्या है कि और उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट हम दे सकते हैं कस्टमर को। प्राइसिंग गाइडलाइंस, द प्रिंसिपल ऑफ सेटिंग इंटरेस्ट रेट ऑन फीस। तो इसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि एक सर्टेन प्रोडक्ट की हम क्या कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो जैसे मान लो लोन प्रोसेसिंग फीस है, तो लोन प्रोसेसिंग फीस कितनी रख सकते हैं हम, तो उसके उस मतलब ये डिसाइड किया जाता है प्राइसिंग प्रोडक्ट पॉलिसी के अंदर कि कस्टमर उस सर्टेन प्रोसेसिंग फीस हम किस लोन के प्रति कितनी चार्ज करना चाहते हैं। रिस्क एपेटाइट, द लेवल ऑफ रिस्क ऑफ द बैंक इज विलिंग टू टेक ऑन इट्स प्रोडक्ट। अब उस प्रोडक्ट के ऊपर बैंक कितना रिस्क ले सकता है, तो ये डिसाइड भी पॉलिसी के अंदर किया जाएगा। कंप्लाइंस फ्रेमवर्क, इंश्योरिंग ऑल प्रोडक्ट्स एडर द रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो कंप्लाइंस वो प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट उन्होंने बनाया तो वो कंप्लाइंस को फॉलो कर पा रहा है कि नहीं, तो ये भी इंश्योर प्रोडक्ट पॉलिसी के अंदर किया जाएगा। इनोवेशन स्ट्रेटजी, द बैंक अप्रोच टू डेवलपिंग ए न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट। तो 1 सेकेंड, हाँ, इनोवेशन स्ट्रेटजी के अंदर क्या है कि बैंक न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट अप्रोच करने के लिए उस मतलब उस प्रोडक्ट के अंदर और भी कुछ डेवलपमेंट करनी हो तो उसमें क्या स्ट्रेटजी रहेगी, ये भी प्रोडक्ट की पॉलिसी में लिखा जाता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं पूरे चैप्टर की समरी, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले तो हम ये देखा प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, कि प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है, कि इट इज स्ट्रक्चर मेथड बैंक यूज टू क्रिएट, लॉन्च और मैनेज देयर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक लोन और अकाउंट्स। तो स्ट्रक्चर मेथड है कि एक कस्टमर के डिमांड के आधार पर हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। अब इसके अंदर 4 साइकिल होते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन स्टेज, कि प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट के अंदर, कि उस टाइम उसकी स्केल्स लो होगी, कस्टमर बेस में मिनिमल होगा, उसका फोकस हैवी मार्केटिंग टू बिल्ड अवेयरनेस। इंट्रोडक्शन हैवी मार्केटिंग करनी थी, प्रॉफिट क्या होता है, नेगेटिव होते हैं या वेरी लो होते हैं। एग्जाम्पल इनिशियल स्टेज हो केवाईसी, वीडियो केवाईसी जब शुरू हुई थी तब उसकी अवेयरनेस के लिए इंट्रोडक्शन स्टेज था वो। उसके बाद ग्रोथ स्टेज, ये ऊपर हमने सब पढ़ने हैं, बस मैं आपको जल्दी जल्दी इसको बता देता हूँ। ग्रोथ स्टेज के अंदर प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा पॉपुलर होने लगता है, सेल इंक्रीज होने लगती है, कॉम्पिटिटर भी आने शुरू हो जाते हैं, फिर इससे फोकस होता है, ब्रांड बनता है और अवेलेबिलिटी बढ़ने लगती है, और प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होना शुरू होता है। एग्जाम्पल के लिए रैपिड अडोप्शन ऑफ मोबाइल बैंकिंग ऐप्स, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स आए तो उसकी अडोप्शन बहुत जल्दी होने लगी, या फास्टैग कह सकते हैं, फास्टैग भी बहुत जल्दी अडोप्ट हुआ था, तो इसकी ग्रोथ हुई थी। फिर मेच्योरिटी, मेच्योरिटी के अंदर प्रोडक्ट की क्या होती है कि सेल ग्रोथ को डाउन होने लग जाती है, एंड मोस्ट पीपल वुड बाय द प्रोडक्ट ऑलरेडी हैव इट, कॉम्पिटिशन वेरी हाई। तो मेजोरिटी के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत हाई होता है, लेकिन हमारी सेल्स जो है वो गिरने लगती है। फोकस, डिफेंडिंग मार्केट शेयर एंड बीइंग एफिशिएंट। इसके अंदर फोकस करता है कि जो भी हमारा मार्केट शेयर है उसको डिफेंड करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि आज के टाइम में यूपीआई जो चल रहा है, तो उसमें बस सब कंपनीज अपना मार्केट शेयर डिफेंड करने में लगी हैं। प्रॉफिट एट इट्स पीक बट बिगेन टू फॉल टू प्राइस वॉर्स। तो प्राइस वॉर्स के अंदर इसमें अब हमारा जो प्रॉफिट है वो डाउन जाने लग जाता है।
जैसे कि स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट और होम लोन। ठीक है, अब डिक्लाइन के अंदर सेल और प्रॉफिट जो है कि वो गिरने लगता है ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी और चेंजिंग कस्टमर हैबिट्स। तो यहाँ पे कस्टमर की हैबिट्स चेंज होने से या नई टेक्नोलॉजी आने से प्रॉफिट दिखने लगता है। फोकस इसमें रहता है डिसाइडिंग वेदर डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट और रीनोवेट। ठीक है, तो इसके अंदर कंपनी ये सोचती है कि अब या तो उस प्रोडक्ट को बंद कर दें या उसको रीनोवेट करके कुछ नया इंटीग्रेट करके ही हम उसको मार्केट में। अब प्रॉफिट है जो शार्पली डिक्लाइन होता है, प्रॉफिट गिरने लग जाता है। और एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं डीडी या ट्रैवलर चेक जो है, उससे वो एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि अब उसकी डिमांड मार्केट में कम है। तो या तो बैंक उसको बंद कर दे या फिर उसको इनोवेट करके, या उसको बस ठीक है थोड़ा बहुत चलाते रहे ब्रांडिंग के लिए, बोल सकते हैं। मेन प्रोडक्ट लाइन इन द बैंक, अब क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं? लाइबिलिटी प्रोडक्ट है जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट। ठीक है, और कुछ एसेट्स प्रोडक्ट भी बैंक के पास है, जैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो जहाँ से बैंक पैसा कमाता है। फिर फीस बेस्ड सर्विस बैंक क्या देता है? एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये जो सर्विसेज हैं ये फीस बेस्ड सर्विस बैंक प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी बैंक बेचता है, लाइक बैंक इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड्स, एचजीबी। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बैंक बेचता है। फिर उसका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले आइडिया जनरेशन करना, आइडिया जनरेट होगा उस आइडिया पे काम करना। फिर आइडिया स्क्रीनिंग, उस आइडिया को चेक करना कि वो आइडिया क्या सच में सही रहेगा कि नहीं। फिल्टरिंग आउट बैड आइडियाज टू फोकस द गुड आइडियाज, तो स्क्रीनिंग के अंदर ये काम किया जाता है। फिर कंसेप्ट डेवलपमेंट, टर्निंग द आइडिया इनटू ए डिटेल्ड प्लान एंड टेस्टिंग इट द फ्यू कस्टमर। तो आइडिया को डिटेल्ड प्लान बनाया जाता है और फ्यू कस्टमर पर टेस्ट किया जाता है, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट्स बना के प्रिपेयर कर लिया जाता है कि पूरा प्लान क्या रहेगा। फिर उस पर कस्टमर से एक सर्वे करके या कैसे बात करके हम जानकारी ले सकते हैं। फिर बिजनेस एनालिसिस कर सकते हैं कि कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट टू सी द प्रोडक्ट इज फाइनेंशियली वाइबल है कि नहीं। ठीक है, उसके प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, मार्केटिंग टेस्ट करना, कमर्शियलाइजेशन, उसको लॉन्च कर देना, और लास्ट में पोस्ट लॉन्च रिव्यू, लॉन्च के बाद उसको रिव्यू करते रहना। फिर कंस्ट्रेंट क्या रहते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर? रेगुलेशन की आरबीआई के रूल्स माने जा रहे कि नहीं। फिर टेक्नोलॉजी, क्या हमारा ऑलरेडी सिस्टम उससे इंटीग्रेट हो पाएगा कि नहीं। फिर कॉस्ट कितनी आएगी न्यू प्रोडक्ट की, टाइम कितना लगेगा, रिस्क क्या क्या नए नए आएंगे। ये सब कंस्ट्रेंट भी बैंक को देखने पड़ते हैं। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड पॉलिसी डेवलपमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट मैनेजमेंट और पॉलिसी, प्रोडक्ट पॉलिसी क्या होता है? प्रोडक्ट मैनेजमेंट का मैनेजमेंट प्रोडक्ट मैनेजर द्वारा की जाती है, जिसमें प्रोडक्ट का होलसम रिस्पॉन्सिबल वही है कि उसकी सेल ट्रैक करना, मॉनिटरिंग, प्रॉफिट ट्रैक करना, कंपटीशन क्या है, उसका इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, वो सब सजेशन प्रोडक्ट मैनेजमेंट का मैनेजर का काम है। फिर प्रोडक्ट पॉलिसी की सेट ऑफ रूल्स या गाइडलाइंस पहले से लिख के बनाई जाती हैं, जो कि प्रोडक्ट पॉलिसी होती है। तो ये रूल बुक के आधार पर ही बैंक उस प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे डिसीजन ले पाता है, जैसे कि टारगेट कस्टमर क्या रहेगा, वो डिजायर्ड लोन प्रोडक्ट है क्या, मिक्स मिक्स करके हम दो उसको बेच सकते हैं, लोन्स या डिपॉजिट, जैसे होम लोन और सेविंग बैंक अकाउंट एक साथ उसको दे सकते हैं। प्राइसिंग रूल क्या रहेगा प्राइसिंग का, उसका मतलब प्राइसिंग क्या रहनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, लेवल ऑफ रिस्क कितना ले सकते हैं, ये सब क्या प्रोडक्ट पॉलिसी के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट देख लिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि बैंक के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है, ए बैंक रिसेंटली लॉन्च सब्सक्रिप्शन बेस्ड फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंस एडवाइजरी सर्विस यूजिंग एआई। ठीक है, एक बैंक ने इस सब्सक्रिप्शन बेस्ड पर्सनल फाइनेंस एडवाइजरी सर्विस लॉन्च करी है। इनिशियल अपटेक की स्लो, लिमिटेड एंड टेक सेवी अर्ली एडॉप्टर्स। ठीक है, तो अभी तक जो इनिशियल उसका अपटेक है, अभी तक उसकी मतलब जो कस्टमर उसको यूज़ करें वो स्लो है, मतलब अभी तक उसको कम लोग यूज़ कर रहे हैं यार। ठीक है, द बैंक इज करंटली स्पेंडिंग heavily on digital marketing campaigns and educational webinar or explain its benefits. At which state the product life cycle is the service? तो अभी बैंक ने एक नई सर्विस लॉन्च करी है जो कि पर्सनल फाइनेंस के लिए है, एडवाइजरी सर्विस है, लेकिन अभी तक उसकी डिमांड कम है मार्केट में। ठीक है, लेकिन बैंक उसकी मार्केटिंग में फुल पैसा खर्च रहा है। तो ये कौन सी स्टेज हो सकती है? तो ये इंट्रोडक्शन स्टेज होगी। ये अपना ऊपर पड़ा है कि इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर ही मार्केटिंग का उसका बजट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अवेयरनेस करनी इस प्रोडक्ट की। ठीक है, फिर ड्यूरिंग द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आफ्टर ए प्रोमिसिंग आइडिया हैज बीन डेवलप्ड इनटू द डिटेल्ड प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड सक्सेसफुली टेस्टेड द टारगेट ग्रुप,
which is the immediate next critical step before committing the full scale technology development. अब ड्यूरिंग ए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट बनाने के लिए के टाइम, आफ्टर प्रोमिसिंग आइडिया हैज बीन डेवलप्ड इनटू द डिटेल प्रोडक्ट कांसेप्ट एंड सक्सेसफुली टेस्टिंग विद द टारगेट ग्रुप। अब टारगेट ग्रुप का टेस्ट भी कर लिया, एक प्रोडक्ट बना, मतलब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब उसके बाद हम कंसेप्ट हमने चेक कर लिया, उसके बाद हम बिजनेस एनालाइज करेंगे, उस बिजनेस एनालाइज करने के बाद ही हम उस प्रोडक्ट को बनाने का काम करेंगे। ठीक है। ए बैंक एबिलिटी to offer a competitive home loan on asset product is most directly dependent on its success in which other products बैंक। अब बैंक ने उसको होम लोन प्रोडक्ट ऑफर किया है, तो उसके साथ क्या एक और दूसरा प्रोडक्ट वो सेल कर सकता है। तो क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन थर्ड पार्टी म्यूचुअल लाइक म्यूचुअल फंड नो, फीस बेस्ड सर्विस लाइक डीमेट अकाउंट नो, एंड डिपॉजिट प्रोडक्ट्स लाइक सेविंग। हाँ, तो डिपॉजिट प्रोडक्ट्स हम उसको और सेल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bank is considering launching a high risk, potentially high return unsecured fintech loan product targeting gig economy workers. Which elements of bank product policy would be the most crucial in guiding this decision? रिस्क एपेटाइट। अब बैंक, ये क्वेश्चन क्या है कि बैंक कंसीडर करे कि हाई रिस्क पोटेंशियल हाई रिस्क अनसिक्योर्ड फिनटेक लोन लॉन्च करने के लिए, गिग इकोनॉमी के लिए। गिग वर्कर होते हैं जैसे कि अपने कैब ड्राइवर या जोमेटो स्विगी डिलीवरी बॉय, तो ये सब इनके लिए बैंक अनसिक्योर्ड फिनटेक लोन लॉन्च करने वाला है। तो ये बैंक पॉलिसी के अंदर सबसे ज़्यादा क्रूशियल डिसीजन क्या होगा, तो इसमें रिस्क एपेटाइट जो होगा कि बैंक कितना रिस्क ले पाएगा, वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल डिसीजन होगा। ए बैंक लॉन्च ए फीचर रिच मोबाइल ऐप फॉर फार्मर्स but in the saw very low adoption. A post-launch analysis revealed that the app required a high-speed internet connection, which is unreliable in the most rural areas. Which countries in new product development was most likely over. बैंक ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी फार्मर्स के लिए, लेकिन गांव के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या समस्या हो सकती थी, तो रेगुलेटरी हर्डल्स नहीं है, कॉस्ट एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी लिमिटेशन ऑफ द कस्टमर एनवायरनमेंट, ये सही है। Which statement most accurately describe the relationship between sales and profitability for a product in the maturity stage of PLC? मेजोरिटी स्टेज के अंदर हमने देखा था कि उसका प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगता है। बोथ सेल एंड प्रॉफिट ग्रोइंग रैपिडली, नो। सेल्स एट देयर पीक एंड प्रॉफिट आल्सो देयर पीक एंड स्टेबल। सेल्स हैव स्टार्टेड टू डिक्लाइन एंड प्रॉफिट इज नेगेटिव। ये बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं, सेल्स एट देयर पीक एंड प्रॉफिट आल्सो एट देयर पीक एंड स्टेबल। तो मेजोरिटी स्टेज में स्टेबल हो सकता है, लेकिन यहाँ से वो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट तो फिर डिक्लाइन में आ जाता है, क्योंकि ये ऑप्शन ऐसे बनाए गए कि इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है डिक्लाइन वाला, नहीं तो हमने वो सेलेक्ट करते हैं। एन एम्प्लॉई इज टास्क्ड विद मॉनिटरिंग द मंथली सेल्स फिगर ऑफ ए स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड वेरिएंट, एनालाइजिंग इट्स प्रॉफिटेबिलिटी अगेंस्ट कॉम्पिटिटर एंड सजेस्टिंग फीचर इनहेंसमेंट। द एम्प्लॉई रोल बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द एक्सपेक्ट ऑफ। एक एम्प्लॉई है जो कि क्रेडिट कार्ड वेरिएंट को एनालाइज करता है, मार्केट कॉम्पिटिटर को भी देखता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखता है, तो एम्प्लॉइज का क्या जॉब रोल होगा। प्रोडक्ट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं, बिजनेस एनालिसिस नहीं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यस प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर रहा है वो। ए बैंक अर्न्स इनकम फ्रॉम बोथ प्रोवाइडिंग इट्स ओन सेफ डिपॉजिट लॉकर सर्विस और बाय सेलिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑफ अदर कंपनी। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन टू इनकम स्ट्रीम्स? एक तो बैंक अपना सेफ लॉकर दे रहा है रेंट पे, और दूसरा म्यूचुअल फंड बेच रहा है, तो ये तो हमारी फीस बेस्ड इनकम होगी बैंक की, और ये थर्ड पार्टी इनकम होगी। द लॉकर इनकम इज इंटरेस्ट इनकम नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। द लॉकर सर्विस इज द लायबिलिटी प्रोडक्ट, ये भी नहीं है। द लॉकर इनकम इज द डायरेक्ट फीस इनकम फ्रॉम ए कोर बैंकिंग सर्विस, वाइल म्यूचुअल फंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, ये अपना सी आंसर हो जाएगा। The primary purpose of the test marketing stage in the new product development process is the mitigate the risk of। अब टेस्ट मार्केटिंग स्टेज के अंदर न्यू प्रोडक्ट को बनाना क्या रिस्क को कम कर देता है? एक्सीडिंग द डेवलपमेंट बजट नहीं। ए फुल स्केल मार्केट फेलियर आफ्टर ए नेशनल लॉन्च, अच्छा ये शायद हो सकता है। नॉन कंप्लाइंस और रेगुलेटरी गाइडलाइंस, नॉन जनरेटिंग इनफ, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। The usage of physical traveler check is
इज द क्लियर डिक्लाइन स्टेज, ठीक है। इन बैंक होल्डिंग इट्स प्रोडक्ट डिसाइड टू स्टॉप ऑल मार्केटिंग फॉर इट but continue to offer a service to a few corporate clients who still request it with the revised higher fee structure. The strategy is best described as, अब बैंक ने क्या किया कि ट्रैवलर चेक की डिमांड अभी कम है, ठीक है, या डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, तो लेकिन बैंक फिर भी उस प्रोडक्ट को चला रहा है क्योंकि मार्केट में कभी कभी उसकी डिमांड आ जाती है, कोई कुछ फ्यू क्लाइंट्स है जो इसकी डिमांड करते हैं, भले वो चाहते हैं कि बैंक उससे ज़्यादा फीस भी चार्ज कर ले। तो इस स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं, इसको फेसिंग आउट तो नहीं बोलेंगे, री इनोवेटिंग भी नहीं किया हमने कुछ प्रोडक्ट, बंडलिंग भी नहीं की, मतलब कुछ बंडल करके ज़्यादा प्रोडक्ट बेचे, तो इसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग करना, ठीक है। तो ये हमारे आंसर भी मैंने नीचे दे रखे हैं, आंसर की भी है, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी ये जो क्विज मैंने अभी बताया 10 क्वेश्चन का क्विज था, ये आपको लिंक में एक नीचे दे दूंगा वीडियो के, आप वहाँ जाके भी इस क्विज को अटैम्प्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम बाद में, नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे अभी क्रेडिट स्कोरिंग अगली वीडियो में।